हे गाइस, वेलकम बैक टू CMA जंक्शन। यह हमारी वीडियो सीरीज़ फॉर कस्टम्स लॉ का 14th लेक्चर है, जिसमें हम अपना चैप्टर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सपोर्ट प्रोसीजर को इन डिटेल और बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। आज हम देखने वाले हैं सर्कुलर रिलेटेड टू एक्सपोर्ट प्रोसीजर। एक्सपोर्ट प्रोसीजर के लिए एक सर्कुलर आया है नंबर 8/2017, जो कि 4 अक्टूबर 2017 को आपका अपडेट हुआ है। ठीक है, सर्कुलर आया है। नेक्स्ट देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट है एलिजिबिलिटी टू एक्सपोर्ट अंडर LUT, दैट इज लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की एलिजिबिलिटी क्या है? तो ये जो फैसिलिटी है ऑफ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ये एक्सटेंड कर दिया गया है अब हर रजिस्टर्ड पर्सन को। मतलब हर एक रजिस्टर्ड पर्सन अब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का यूटिलाइजेशन कर सकता है, जो कि सप्लाई करना चाहता है गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट के लिए विथआउट पेमेंट ऑफ IGST। जो भी पर्सन विथआउट पेमेंट ऑफ IGST करना चाहता है, उसके लिए दो ऑप्शन आते हैं। पहला तो बॉन्ड, दूसरा आता है LUT। अब जो ये LUT है वो हर एक पर्सन यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है, जो कि सप्लाई करना चाहता है गुड्स और सर्विसेज विथआउट पेमेंट ऑफ टैक्स, एक्सेप्ट दोज हु हैव बीन प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी ऑफेंस अंडर CGST एक्ट। एक्सेप्ट किनको छोड़ के? ऐसे पर्सन जिन्होंने कोई भी क्या किया है, ऑफेंस किया है, किसके अंदर? CGST के अंदर या फिर IGST एक्ट के अंदर 2017, ठीक है, या फिर कोई भी एग्जिस्टिंग लॉ एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड। उन्होंने या तो कोई ऑफेंस किया और उसके साथ साथ या फिर उन्होंने क्या किया, टैक्स इवेड किया है। कितना? 250 लाख से ज़्यादा का टैक्स उन्होंने इवेड किया है। तो उस केसेस में उनको क्या है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यूटिलाइज करने नहीं मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए वैलिडिटी ऑफ LUT। LUT मीन्स लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की वैलिडिटी बतानी है। तो हर एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एक पूरे होल फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड रहता है। अगर आपने एक बार कर लिया टेंडर, उसके बाद से वो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपके पूरे 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर मतलब 2018-19 पूरा, 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019। ठीक, however in case the goods are not exported within the time specified in sub rule 1 of 96A, ये क्या टाइम स्पेसिफाइड है? जो हमने हमारे पॉइंट्स में लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम देखा था, उस लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम की बात की जा रही है यहाँ पे। वो आपका 96A का सब रूल 1 है, उसके अंदर जो टाइम स्पेसिफाइड है, अगर उस टाइम में इन केस गुड्स आर नॉट एक्सपोर्टेड, उस पर्टिकुलर टाइम में आपने गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं किया है, ठीक है, तो रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू पे द अमाउंट मेंशन इन द सेट सब रूल, द फैसिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट अंडर LUT विल बी डीम्ड टू हैव बीन विथड्रॉन। ये पॉइंट हमने पहले ही देख लिया है कि अगर आपने उस पर्टिकुलर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में अगर आपने गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं किया और साथ साथ आपने फीस और इंटरेस्ट और जो भी आपका टैक्स है वो भी आपने पेमेंट नहीं किया, तो उस केस में आपका जो LUT है उसको क्या कर लिया जाएगा, विड्रॉ कर लिया जाएगा। ठीक है, इफ़ द अमाउंट मेंशन इन सेट सब रूल इज पेड सब्सिक्वेंटली, अगर आपने ये अमाउंट जो कि इंटरेस्ट और टैक्स है वो आपने बाद में पेमेंट कर दिया, तो उस केस में आपका LUT वापस रीस्टोर हो जाएगा। एज अ रिजल्ट, एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द व्हेन द फैसिलिटी टू एक्सपोर्ट अंडर LUT इज विड्रॉन टिल द टाइम सेम इज रीस्टोर शैल आइदर ऑन पेमेंट ऑफ द एप्लीकेबल IGST और अंडर बॉन्ड विद बैंक गारंटी। देखिए, हमको क्या बोला है, LUT विदड्रॉन हो जाएगा। मतलब आप क्या कर सकते हैं, बॉन्ड और IGST के थ्रू, मतलब विथ पेमेंट ऑफ टैक्स के थ्रू या फिर बॉन्ड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बस आपका LUT विदड्रॉ होगा। ठीक है, अगर आपने LUT के साथ ऐसा किया है, बॉन्ड के साथ ऐसा करोगे लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में, तो उस केस में बॉन्ड के साथ भी यही एप्लीकेबल होता है। फॉर्म फॉर बॉन्ड और LUT के लिए फॉर्म कौन सा है? तो हमने पहले ही देख लिया, फॉर्म GST RFD 11 हमको फाइलअप करना पड़ता है, कॉमन पोर्टल में आपको अवेलेबल है। ठीक है, द रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो डाउनलोड कर सकता है फॉर्म GST RFD 11। कहाँ से? वेबसाइट ऑफ CBEC, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम की वेबसाइट से ये डाउनलोड किया जा सकता है। और उसको आपको फाइल अप करके किसको देना है, जुरिडिक्शनल डिप्यूटी या फिर असिस्टेंट कमिश्नर को, जो कि आपके जुरिडिक्शन है उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से, जहाँ आप बिजनेस करते हैं वहाँ के जुरिडिक्शन है उस पर्टिकुलर जुरिडिक्शनल डिप्यूटी या फिर असिस्टेंट कमिश्नर के पास। नेक्स्ट, द LUT शैल बी फर्निश्ड ऑन द लेटर हेड में आपको ये फर्निश करना है रजिस्टर्ड पर्सन के, ये in duplicate, and it shall be executed by the working partner, the managing director or the company secretary or the proprietor or by a person duly authorized by such working partner or board of director or of such company or proprietor।
क्या बोल रहा है, आपको LUT जो है वो फर्निश करना पड़ेगा लेटर हेड में रजिस्टर्ड पर्सन के, ठीक है, डुप्लीकेट फॉर्म में, और उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, या तो वर्किंग पार्टनर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर कोई कंपनी सेक्रेटरी या फिर प्रॉपरेटर या फिर पर्सन जिसको इन सब ने ऑथराइज किया है, ठीक है। द बॉन्ड वेर एवर रिक्वायर्ड शैल बी फर्निश्ड ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प। देखिए आपका जो LUT है वो आप किस में फर्निश करेंगे, लेटर हेड में, और जो आपका बॉन्ड है वो आप किस में करेंगे, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में, ठीक है, और वो उस वैल्यू का रहेगा जैसा आपकी एप्लीकेबल है उस पर्टिकुलर स्टेट में जहाँ पे आपने बॉन्ड फर्निश किया है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स फॉर LUT के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट दैट कंडीशन ऑफ LUT हैव बीन फुलफिल्ड शैल बी एक्सेप्टेड। आपको खुद से डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हाँ हम सारे LUT के जो भी कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बस इतना ही डॉक्यूमेंट सेल्फ डिक्लेरेशन आपके लिए ज़रूरी रहता है। अनलेस देयर इज स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अदरवाइज, अगर वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है तो उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, अदरवाइज सेल्फ डिक्लेरेशन सफिशिएंट है। That is self declaration by the exporter to the effect that he has not been prosecuted should suffice for the purpose। आपको बस एक्सपोर्टर को ये बताना है कि उसने कोई भी जो है हैज़ नॉट बीन प्रोसिक्यूटेड, कोई भी गलत काम उसने नहीं किया है, बस उतना उसको बताना है, और उसने सारे जो भी प्रोविजंस हैं, सारे जो उनको फॉलो करने थे वो सब उसने फॉलो किया है, बस इतना वो बता देगा, तो उतने में वो सेल्फ डिक्लेरेशन यूज़ कर ज़रूरी है, बस LUT के लिए और भी कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जब स्पेशल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो उस केस में आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, टाइम फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ LUT और बॉन्ड। LUT और बॉन्ड को कब तक एक्सेप्ट किया जा सकता है, LUT और बॉन्ड इज़ अ प्रियरी रिक्वायरमेंट फॉर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कब क्या है, LUT और बॉन्ड। कौन से केस में, जब आप कर रहे हैं विथआउट पेमेंट ऑफ टैक्स। विथ पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे हैं तो इनका कोई भी ज़रूरत नहीं है, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट कर रहे हैं SEZ डेवलपर को या फिर SEZ यूनिट को, ठीक है। द LUT और बॉन्ड शुड बी प्रोसेस्ड ऑन टॉप मोस्ट प्रियोरिटी में, आपको इसको फॉलो करना है। नेक्स्ट, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट LUT और बॉन्ड शुड बी एक्सेप्टेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 वर्किंग डेज। आपने जब LUT और बॉन्ड फाइल अप किया तो उसको एक्सेप्ट कितना दिन में किया जाएगा, 3 वर्किंग डेज में किया जाएगा, ठीक है, ऑफ इट्स रिसीव। इसके साथ आपको सेल्फ डिक्लेरेशन भी स्टेट करना पड़ेगा, ठीक, जो हमने यहाँ पे देखा, सेल्फ डिक्लेरेशन भी आपको साथ में देना पड़ेगा। अगर LUT 3 वर्किंग डेज के अंदर क्या हुआ, एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है, और उसके लिए आपके पास कोई भी नोटिस वोटिस कुछ भी नहीं आया तो उसको क्या मान लिया जाएगा, वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, ऐसा मान लिया जाएगा। नेक्स्ट, बैंक गारंटी। Since the facility of export under LUT has been extended to all registered person, bond will be required to furnish by those person who have been prosecuted for cases involving an amount exceeding rupees 250 lakh. A bond in all cases shall be accompanied by a bank guarantee of 15% of bond amount. देखिए अब क्या कर दिया गया, LUT को सारे रजिस्टर्ड पर्सन के लिए एप्लीकेबल कर दिया गया है, तो बॉन्ड कब रिक्वायर होगा, बस ऐसे केसेस में जहाँ पे आपने कुछ टैक्स इवेड किया है, जैसे हमने देखा 250 लाख का आपने टैक्स इवेड किया है, उससे ज़्यादा किया है, तो उस केस में आपको बॉन्ड लेके आना पड़ेगा जिसमें बैंक की गारंटी होनी चाहिए 15%। अदरवाइज आप LUT से काम चला सकते हैं, आपको बॉन्ड की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग रनिंग बॉन्ड। रनिंग बॉन्ड मतलब जो पूरे ईयर में अभी भी चल रहा है, ठीक है, ऐसा बॉन्ड जो कि आपका अभी भी वर्किंग है, उस बॉन्ड की बात की जा रही है। तो द एक्सपोर्टर शैल फर्निश अ रनिंग बॉन्ड। रनिंग बॉन्ड भी वो फर्निश कर सकता है जहाँ पे बॉन्ड अमाउंट जो है वो कवर करता है अमाउंट ऑफ सेल्फ असेस्ड एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी। जो आपकी असेस्ड, समझ लीजिए आप कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट में आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी होगी उसको आपने सेल्फ असेस किया है, और जो आपने सेल्फ असेस किया है वो पर्टिकुलर रनिंग बॉन्ड जो है हमारा, उसमें उतना अमाउंट है कि वो उसको कवर कर सकता है, ठीक है। Self-assessed estimated tax liability on the export. The exporter shall ensure that the outstanding integrated tax liability on export is within the bond amount. जो भी आपको IGST पेमेंट करना है वो आपके बॉन्ड अमाउंट में कवर्ड होना चाहिए, ठीक है। इन केस अगर बॉन्ड अमाउंट आपका इनसफिशिएंट है तो उस केस में आपको क्या लेके आना पड़ेगा, फ्रेश बॉन्ड आपको इशू करना पड़ेगा, ठीक है। द एक्सपोर्टर शैल फर्निश अ फ्रेश बॉन्ड टू कवर सच लाइबिलिटी। अगर आपका अमाउंट उस पर्टिकुलर बॉन्ड जो कि रनिंग बॉन्ड है उसमें कवर नहीं हो रहा है तो आपको फ्रेश बॉन्ड लेके आना पड़ेगा। द ओनर्स ऑफ मेंटेनिंग द डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स इन द रनिंग बॉन्ड विल लाई विद द एक्सपोर्टर। आपको डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज जो इंटीग्रेटेड टैक्स की आपको पेमेंट भरनी है वो किसकी लाइबिलिटी रहेगी, रनिंग बॉन्ड में एक्सपोर्टर की लाइबिलिटी रहेगी, वो फुलफिल करना। द रिकॉर्ड ऑफ सच एंट्री शैल बी फर्निश्ड टू द सेंट्रल टैक्स। को आपको ये रिकॉर्ड देना पड़ेगा, ऑफिसर एज एंड वैन रिक्वायर्ड। सेंट्रल टैक्स ऑफिसर को आपको ये प्रोवाइड करना पड़ेगा जब जब उसको रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट देखिए, सीलिंग बाय ऑफिसर्स।
टिल मैंडेटरी सेल्फ सीलिंग इज ऑपरेशनलाइज। जब तक मैंडेटरी है तब तक आप सेल्फ सीलिंग कर सकते हैं। सीलिंग ऑफ कंटेनर्स जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है वो कैरी आउट होना चाहिए एक पर्टिकुलर सुपरविजन में एक पर्टिकुलर ऑफिसर के, ठीक है। ये जो सुपरविजन है वो सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर के सुपरविजन में होना चाहिए, जिसका जुरिडिक्शन उस प्लेस ऑफ बिजनेस में है जहाँ पे आपका बिजनेस है, जहाँ पे आप सीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। और कॉपी ऑफ द सीलिंग रिपोर्ट की कॉपी किसको प्रोवाइड करनी है? डिप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर को आपको फॉरवर्ड करनी है, जिसका जुरिडिक्शन है उस पर्टिकुलर प्लेस ऑफ बिजनेस में, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड फॉर्म CT1। पहले क्या हुआ करता था, जब एक पर्टिकुलर मर्चेंट एक्सपोर्टर है, मर्चेंट एक्सपोर्टर मतलब किसी और से खरीद के, किसी और इंडियन मैन्युफैक्चरर से खरीद के वो आउटसाइडर्स को बेचता था, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ करता था, इन दोनों के बीच में GST नहीं चार्ज किया जाता था, मतलब टैक्स नहीं चार्ज किया जाता था, ठीक है। उस पर क्या लगता था, बस फॉर्म CT1 लगता था, जिसमें आपको फिलअप कर रहे हैं सारे इन्फॉर्मेशंस कि हम हाँ इसको एक्सपोर्ट के लिए खरीद रहे हैं। ये पहले हुआ करता था, ठीक है। ऐसा क्या हुआ करता था, इशुएंस ऑफ CT1 फॉर्म विच अनेबल्स मर्चेंट एक्सपोर्टर टू परचेज गुड्स फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, वो उससे खरीद लेता था, ठीक है। लेकिन अब ये जो प्रोविज़न है CT1 वाला वो पूरा हटा दिया गया है। अब कोई प्रोविज़न नहीं है अंडर GST रेगिम CT1 का। द ट्रांजेक्शन बिटवीन अ मैन्युफैक्चरर एंड मर्चेंट एक्सपोर्टर वो नेचर ऑफ सप्लाई का ही है, उसमें GST लगेगा जैसे नॉर्मल गुड्स और सर्विसेज में लगता है, ठीक। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन विथ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। हमने क्या देखा, SEZ को एक्सपोर्ट के साथ इक्विवेलेंट माना जाएगा, एट पार रखा जाएगा, मतलब SEZ और एक्सपोर्ट के सारे प्रोविजन सेम रहेंगे। क्या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के भी यही रहेंगे? तो ये इसका आंसर है नो। जीरो रेटिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू सप्लाईज ऑफ EOU, दैट इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ SEZ और एक्सपोर्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। एंड देयर इज नो स्पेशल डिस्पेंसेशन फॉर देम अंडर GST रेगिम, इनके लिए कोई भी डिस्पेंसेशन नहीं है। मतलब जो भी सप्लाई की जाएगी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को, अगर वो टैक्सेबल हैं तो वो टैक्सेबल सप्लाईज उनके लिए भी कहलाएंगी, मतलब नॉर्मल पर्सन के लिए टैक्सेबल है तो वो उनके लिए भी टैक्सेबल ही कहलाएगी। EOU टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सपोर्ट आर एलिजिबल फॉर जीरो रेटिंग लाइक एनी अदर एक्सपोर्टर। अगर वो एक्सपोर्ट करता है जैसे नॉर्मल एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करता है तो उस केस में उसको क्या रहता है, जीरो रेटेड सप्लाई माना जाता है। तो अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट भी एक्सपोर्ट करती है तो उस केस में उसका भी जीरो रेटेड माना जाएगा। अदरवाइज वो इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, realization of export proceeds in Indian rupee, attention is invited to para A5 part 1 of RBI। देखिए क्या बोल रहा है ये पॉइंट, मास्टर सर्कुलर नंबर 14 2015 के हिसाब से 16 डेटेड 1 जुलाई 2015 का ये सर्कुलर है, ठीक है। अपडेट किया गया जिसको 15 नवंबर 2015 को, जो क्या बोल रहा है कि आपका कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है इनवॉइस बनाने में एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट की, आप उसको इंडियन रुपीज़ में भी बना सकते हैं, ठीक है। इस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इन द टर्म्स ऑफ रूल्स रेगुलेशन नोटिफिकेशन डायरेक्टर्स फ्रेम्ड अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के हिसाब से ये डिफाइंड है। नेक्स्ट, फर्दर पैरा 2.52 में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में डिफाइन किया गया कि जो ऑल आपके एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और इनवॉइसेज हैं वो डिनोमिनेट किए जा सकते हैं, मतलब किसी भी रुपीज़ में डिफाइन किए जा सकते हैं। फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में भी किए जा सकते हैं और इंडियन रुपीज़ में भी ये किए जा सकते हैं, मतलब आप फॉरेन की करेंसी भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं उसको डिनोमिनेट करने के लिए और इंडियन करेंसी भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स होंगे वो रियलाइज़ करने आपको फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में, लेकिन जो भी आपको एक्सपोर्ट प्रोसीड्स मिलना है वो किस में मिलना चाहिए, फॉरेन करेंसी में ही मिलना चाहिए, एक्सपोर्ट फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में ही मिलना चाहिए, ठीक है। हाउएवर जो एक्सपोर्ट प्रोसीड है अगेंस्ट स्पेसिफिक एक्सपोर्ट्स में ऑल्सो भी रियलाइज्ड इन रुपीज़ प्रोवाइडेड इट बी a freely convertible was through account a non-resident bank situated in any country other than a member country of Asian Clearing Union और नेपाल और भूटान। ये क्या बोल रहा है, देखिए हमको शुरू से देखिए क्या बोला, हमको बोला कि जो आप इनवॉइस बना रहे हैं उस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट के लिए उसको आप इंडियन रुपीज़ में भी डिफाइन कर सकते हैं या फिर फॉरेन जो हमारे पास कन्वर्टेबल फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी है उसमें भी आप डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जो आपका एक्सपोर्ट का जो भी प्रोसीड आना चाहिए, जो भी कंसिडरेशन आपको मिलना चाहिए वो आपका किस में रहना चाहिए, फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में ही रहना चाहिए। लेकिन जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आप स्पेसिफिक एक्सपोर्ट्स हैं उस केस में आपका जो एक्सपोर्ट का प्रोसीड है वो किस में मिल सकता है, रुपीज़ में भी मिल सकता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए
जो आपका अमाउंट है रुपीज़ वो किससे मिलना चाहिए, फ्रीली कन्वर्टेबल वॉस्ट्रो अकाउंट से। वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, ऐसा अकाउंट जो कि करस्पॉन्डेंट बैंक होल्ड करता है ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बैंक। एक दूसरे बैंक के बिहाफ में आप अगर कोई अकाउंट होल्ड करते हैं तो उसको वॉस्ट्रो अकाउंट बोला जाता है, ठीक है। अगर हमको रुपीज़ मिल रहा है किससे, वॉस्ट्रो अकाउंट से, किसके, नॉन रेसिडेंट बैंक से, जो कि सिचुएट कहाँ है, अ कंट्री अदर देन अ मेंबर कंट्री ऑफ एशियन क्लियरिंग यूनियन और नेपाल और भूटान। इन तीनों की जगह से छोड़ के बाकी किसी और कंट्री में अगर है क्या वॉस्ट्रो अकाउंट एक नॉन रेसिडेंट बैंक का, तो उस केस में हम INR में भी आपका एक्सपोर्ट प्रोसीड्स एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंगली इट इज क्लैरिफाइड द एक्सेप्टेंस ऑफ LUT फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स टू नेपाल और भूटान और SEZ डेवलपर और SEZ यूनिट विल बी परमिसिबल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पेमेंट्स आर मेड इन इंडियन करेंसी और कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है क्या चीज़, आपका जो LUT है, एक्सेप्टेंस ऑफ LUT है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में नेपाल और भूटान और SEZ, सप्लाई ऑफ गुड्स बोला है, ध्यान रखना, सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में नेपाल, भूटान, SEZ डेवलपर, SEZ यूनिट के लिए परमिसेबल है, भले उनकी पेमेंट आपको इंडियन करेंसी या फिर कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज किसी में भी मिले, ठीक है, एज लॉन्ग एज दे आर इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल RBI गाइडलाइंस के अकॉर्डेंस में होना चाहिए बस, ठीक है। इट मे ऑल्सो भी नोटेड दैट सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू SEZ डेवलपर, अब सर्विसेज की बात की जा रही है, सर्विसेज आप किसको सप्लाई कर रहे हैं, SEZ डेवलपर, SEZ यूनिट, अंडर LUT विल ऑल्सो भी परमिसिबल ऑन द सेम लाइन्स, मतलब उनको भी आप INR या फिर फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में कर सकते हैं, किसके केस में, सिर्फ SEZ डेवलपर और SEZ यूनिट के लिए। मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में नेपाल और भूटान को इंडियन करेंसी में प्रोसीड्स हमारे पास भेजने का कोई अधिकार नहीं है। विल बी डीम्ड टू बी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ओनली इफ द पेमेंट ऑफ सर्विसेज इज रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में अगर रिसीव हो रहा है तभी उसको माना जाएगा जब सर्विसेज का केस है। गुड्स के केस में वो इंडियन करेंसी में भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है जुरिडिक्शनल ऑफिसर इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्म्ड बाय सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ CGST एक्ट। CGST एक्ट के सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 के हिसाब से इट इज़ हियर बाय स्टेटेड दैट LUT और बॉन्ड जो है एक्सेप्ट कौन करेगा, जुरिडिक्शनल डिप्यूटी असिस्टेंट कमिश्नर, जिसका जुरिडिक्शन है उस पर्टिकुलर प्लेस ऑफ बिजनेस में जहाँ पे वो एक्सपोर्टर का प्लेस ऑफ बिजनेस है, ठीक है। एक्सपोर्टर इज एट लिबर्टी टू फर्निश द LUT और बॉन्ड बिफोर आइदर द सेंट्रल टैक्स अथॉरिटी या फिर स्टेट टैक्स अथॉरिटी। एक्सपोर्टर के पास लिबर्टी है कि वो LUT और बॉन्ड किसके पास रखे, या तो सेंट्रल टैक्स अथॉरिटी या फिर स्टेट टैक्स अथॉरिटी के पास, टिल द एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म फॉर असाइनिंग ऑफ टैक्स टू द रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज इम्प्लीमेंटेड। जब तक आपका टैक्स पेयर का जो भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटी उस पर्टिकुलर स्टेट और सेंट्रल के लिए वो डिफाइन नहीं हो जाता तब तक आप किसी के पास भी रख सकते हैं, सेंट्रल टैक्स के पास भी या स्टेट टैक्स के पास भी, ठीक है। कुछ सर्कुलर्स हैं जो कि अभी हटा दिए गए हैं, तो आपको सर्कुलर नंबर 2 2017 जो कि 5 जुलाई 2017 को था, 4 2017 जो कि 7 जुलाई 2017 को निकला था, और 5 2017 जो कि 11 अगस्त 2017 को निकला था, वो सब अब रिसाइन कर दिए गए एक्सेप्ट एज रिस्पेक्ट थिंग्स आर ऑलरेडी डन और ओमिटेड टू बी डन, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको हटा दी गई हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो अच्छे से। इसके साथ जो हमारा सर्कुलर है दैट इज़ 4 अक्टूबर 2017 का, वो पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए, इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने अभी देखा नहीं है, आपको अभी क्लियर हो जाएगा अच्छे से। प्रैक्टिकल थ्योरी, हाउ सून विल रिफंड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू बी ग्रांटेड इन द GST रेगिम। हमने देखा रिफंड ऑफ टैक्स ऑन इनपुट्स यूज्ड अंडर एक्सपोर्ट, दैट इज़ ये कौन सा केस है जब आप पेमेंट ऑफ विथआउट पेमेंट ऑफ टैक्स करते हैं, विथआउट पेमेंट ऑफ टैक्स आपने एक्सपोर्ट किया है, उस केस में आपको किस पे मिलता है रिफंड, सिर्फ इनपुट्स पे, ठीक है। तो उस केस में जो भी रिफंड होगा, आपने रिफंड के लिए एप्लीकेशन डाला, रिफंड के जस्ट 7 डेज़ के अंदर आपको रिफंड मिल जाएगा, कितना, 90% ऑफ रिफंड आपको ग्रांट किया जाएगा प्रोविजनली, मतलब प्रोविजन के हिसाब से आपको 90% ग्रांट कर दिया जाएगा, और जो 10% ऑफ रिफंड बचा रहेगा वो आपको मैक्सिमम 60 डेज़ के अंदर दिया जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर आपका क्या किया जाएगा, इंस्पेक्शन किया जाएगा। इस अमाउंट को तभी पेमेंट किया जाएगा इंस्पेक्शन सक्सेसफुल होता है, मतलब हाँ आप एलिजिबल है इस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिफंड के, तभी ही आपको 10% अमाउंट दिया जाएगा, ठीक है। कितने दिन के अंदर देंगे ये, 60 डेज़ के अंदर आपको दे देंगे। अगर 60 डेज से ज़्यादा किसी भी अमाउंट ऑफ रिफंड में आपको लेट होता है तो उस केस में आपको गवर्नमेंट इंटरेस्ट 6% भी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये कौन सा केस है, विथआउट पेमेंट ऑफ टैक्स है, जिसमें रिफंड 90% आपको प्रोविजनल बेसिस पे 7 डेज़ के अंदर दे दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कब से 7 डेज़,
एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिफंड एप्लीकेशन, जब रिफंड एप्लीकेशन आपकी अथॉरिटी को मिलेगा तब उसके 7 डेज़ के अंदर आपको 90% ऑफ रिफंड दे दिया जाएगा। नेक्स्ट 60 डेज़ के अंदर आपको रिमेनिंग 10% दे दिया जाएगा, ठीक है, रिसीट ऑफ एप्लीकेशन के डेट के 60 डेज़ के बाद। तो उस केस में ये 10% क्यों रखा जाता है, ताकि वो इंस्पेक्शन कर सके आपको ये जो हमने रिफ़ंड है वो आपको एप्लीकेबल है कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ये 60 डेज़ के अंदर आपको रिफ़ंड नहीं मिलता है तो उस केस में इंटरेस्ट रेट करे 6% आपको गवर्नमेंट पेमेंट करेगी, ठीक है। तो 66 अच्छे से याद रहेगा। नेक्स्ट, अब रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन एक्सपोर्ट, ये कौन सा केस है, विथ पेमेंट ऑफ टैक्स। विथ पेमेंट ऑफ टैक्स में आप IGST पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो उस केस के लिए देखिए क्या है, अपॉन रिसीट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फर्निशिंग ऑफ वैलिड रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3, जब हमको पता चल जाएगा कि आपने GSTR 3 भर दिया, उस पर्टिकुलर एक्सपोर्टर ने जिसने एक्सपोर्ट किया था, कहाँ भर दिया है, कॉमन पोर्टल ने भर दिया है, तो कस्टम जो है वो प्रोसेस करेगी उसके रिफंड को और अमाउंट इक्वल टू IGST जो है वो उसको पेमेंट किया जाएगा ऑफ ईच शिपिंग बिल शैल बी क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट ऑफ द एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर के बैंक अकाउंट में वो क्रेडिट किया जाएगा हर पर्टिकुलर शिपिंग बिल के हिसाब से। क्योंकि IGST वाले केस में जब आप IGST पेमेंट करते हैं, दैट इज़ विद पेमेंट ऑफ टैक्स वाले केस में हमको शिपिंग बिल को ही क्या माना जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिफंड, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट देखिए, मेजर्स एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरर ऑफ एक्सपोर्टेड एक्साइजेबल गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, company availed input stage rebate, that is ITC on inputs used in the manufacturing of goods, whether the company is eligible for refund of ITC on inputs। देखिए, मेजर्स एक्स लिमिटेड है जो कि एग्जेम्प्टेड एक्साइजेबल गुड्स बेचते हैं, जो कि एक्सपोर्ट करते हैं। वो कंपनी ने अवेल किया इनपुट स्टेज रिबेट अवेल किया, जिस पे ITC उसने क्लेम कर लिया इनपुट्स पे, ठीक है। उस पर्टिकुलर एक्सपोर्टेड गुड्स के ITC उसने अवेल कर लिए। क्या कंपनी एलिजिबल है ITC का रिफंड क्लेम करने के लिए, तो हाँ, कंपनी एलिजिबल है ITC का रिफंड क्लेम करने के लिए, बस सिर्फ अनयूटिलाइज क्रेडिट, दैट इज़ अनयूटिलाइज ITC अगर आपके पास कोई पड़ा है तो सिर्फ उसी ITC को आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज आपने जितना ITC आपने यूटिलाइज कर लिया उसको थोड़ी ना आप क्लेम कर पाएंगे। गवर्नमेंट आपको एक ही बार उसका बेनिफिट देगी, 10 बार थोड़ी ना देगी गवर्नमेंट आपको। देखिए, आपने गुड्स खरीदा 10 रुपये का, आपने 10 रुपये का पूरा ITC क्लेम कर लिया, लेकिन इसमें से सिर्फ 5 रुपये का ITC आप यूटिलाइज कर पाए, 5 रुपये अभी भी बचा है, तो जो 5 रुपये आपका बचा हुआ है सिर्फ गवर्नमेंट आपको उतना का क्या करेगी, रिफंड प्रोवाइड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय रिफंड अंडर सेक्शन 54 ऑफ द CGX में आप रिफंड क्या समझते हैं वो आपसे पूछा है। तो रिफंड इंक्लूड रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन जीरो रेटेड सप्लाईज और गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ। जीरो रेटेड सप्लाई में आपने जितने भी टैक्स पेमेंट किया उसका आपको रिफंड, उसका टैक्स का रिफंड को हम रिफंड बोलते हैं, ठीक है। और इनपुट सर्विसेज यूज्ड इन मेकिंग सच जीरो रेटेड सप्लाई। टैक्स का केस कब आता है, जब आप विथ पेमेंट ऑफ टैक्स करते हैं, और विथआउट करते तो इनपुट और इनपुट सर्विसेज पे बस आपको रिफंड मिलता है। यूज्ड इन मेकिंग सच जीरो रेटेड सप्लाई और रिफंड ऑफ टैक्स और सप्लाई ऑफ गुड्स एज डीम्ड एक्सपोर्ट, जिनको आपने डीम्ड एक्सपोर्ट बोला उसमें भी आपका जो भी आपने टैक्स पे किया उसका भी रिफंड कहलाएगा। या फिर रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज ITC, जैसे कि हमने इसमें देखा ITC जो अनयूटिलाइज था उसका आपने रिफंड ले लिया, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड रहेगा, किसके अंदर, रिफंड के अंदर। नेक्स्ट देखिए, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस इट मे बी बेनिफिशियल टू पे IGST ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड क्लेम रिबेट। कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे IGST पे करके रिबेट लेना बेनिफिशियल होता है। तो अगर आपके पास असेसी के पास कैपिटल गुड्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, कैपिटल गुड्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, तो उस केस में उसको क्या करना चाहिए, ड्यूटी IGST में पेमेंट करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर कैपिटल गुड्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो कभी भी रिफंडेबल नहीं होगा, आपको उसको यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। तो ये बेटर ऑप्शन है कि आप एक्सपोर्ट के जो भी IGST है उसको, उसमें आप IGST में पेमेंट करके बाद में उसका रिफंड क्लेम कर लें, ठीक है। अब देखिए, सिंप्लीफाइड अप्रोच आपको बताया है, इसी को, इस एग्जाम्पल को, जो हमारे पास एग्जाम्पल है उसी को बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है। एज्यूम कीजिए कि जो एक्स लिमिटेड है उसने परचेस किए गुड्स GST पे करके एक मैन्युफैक्चरर से, ठीक है। आफ्टर मैन्युफैक्चरर सप्लाई गुड्स टू एन इम्पोर्ट लोकेटेड इन USA। अब देखिए, इसने ये गुड्स खरीदे, फिर उसके बाद इसको क्या किए, बेच दिया आगे किसको, USA के एक पर्सन को, ठीक है, इन द फॉलोइंग मैनर। कैसे बेचा देखिए, ये हमारा रॉ मटेरियल और इनपुट सर्विसेज है, ठीक है। रॉ मटेरियल और इनपुट सर्विसेज पे ITC कितना है हमारे पास, 1,250,000, जो भी उस पर्टिकुलर पर्सन दैट इज
एक्स लिमिटेड ने यूटिलाइज़ किए, ठीक है। तो एक्स लिमिटेड ने रॉ मटेरियल और इनपुट सर्विसेज यूटिलाइज़ किए और उसने कैपिटल गुड्स भी खरीदा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जिसपे उसके पास आईटीसी 26 लाख पड़ा है। आपके पास कैपिटल गुड हो तो हमको क्या करना है, हमको आईजीएसटी वाला मेथड यूटिलाइज़ करना है, एज वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके पास। अगर आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स करते हैं तो इसका रिफंड आपको बाद में मिल जाएगा। फिर उसके बाद इन दोनों को मिला के उसने फिनिश गुड बनाया और उस फिनिश गुड को उसने एक्सपोर्ट कर दिया टू यूएसए में एक्सपोर्ट किया। तो उसको कितने रुपीज़ का था वो गुड्स, 150 लाख में उसने एक्सपोर्ट किया, जिस पे 18% उसने जीएसटी चार्ज किया, ठीक है। रिफंड ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स पेड ऑन गुड्स इंपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। अब देखिए क्या होगा, आईजीएसटी उसको एट लास्ट कितना पे करना है, 27 लाख, दैट इज़ 150 लाख का 18%, ठीक है। ये आपको पेमेंट करना है। आपके पास आईटीसी कैपिटल गुड का कितना पड़ा है, 26 लाख। आईटीसी इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज का कितना पड़ा है, 1,02,50,000। एक्सेस आईटीसी जो आपके पास है उसको आप कैरी फॉरवर्ड करिए। देयरफॉर आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर 27 लाख, दैट इज 27 लाख इज अलाउड एज रिफंड, आपको अलाउ हो गया अंडर सेक्शन 54 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, रीडेड विथ रूल 96 ऑफ द आईजीएसटी रूल्स। ये सब आपने आईटीसी अवेल कर लिया है, इसलिए आपको ये नहीं मिला। इतना एक्सेस आईटीसी ये आपको क्लेम करने मिल जाएगा। इन जनरल ऑल आर एक्सपोर्ट्स फ्री फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी अनलेस लॉ स्पेसिफिकली स्टेटेड अदरवाइज। अगर लॉ ने स्पेसिफिकली बताया तभी आप बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाएंगे किसी भी एक्सपोर्ट के ऊपर, अदरवाइज सारे एक्सपोर्ट्स हमारे फ्री फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, बॉन्ड को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, उसका फॉर्मेट बताया गया, स्टेप्स बताए गए कि आप बॉन्ड कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। कौन से केस में हम बॉन्ड एग्जीक्यूट करते हैं, विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी केस में, ठीक है। फॉलोइंग आर द इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू एग्जीक्यूट बॉन्ड रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्टिंग विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी आप बॉन्ड को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो देखिए स्टेप्स दिए हुए हैं। पहले तो बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है जहाँ पे आपका टर्नओवर इन द पीरियड प्रीवियस पीरियड लेस देन 1 करोड़ है, ठीक है। स्टेप 2, बॉन्ड ऑफ अमाउंट इक्विवेलेंट टू टैक्स लाइबिलिटी होना चाहिए। यूजुअली एनुअल लाइबिलिटी हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। बॉन्ड अमाउंट आपका इक्विवेलेंट किससे होना चाहिए, टैक्स लाइबिलिटी से, जो कि एनुअल लाइबिलिटी होती है। और ये आपको एग्जीक्यूट किस में करना है, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में करना है। किसके फेवर में करना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के फेवर में करना है। किसके थ्रू करना है, कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर के थ्रू करना है। स्टेप 3 में, इन द बॉन्ड एक्सपोर्टर हैज़ टू मेंशन द बैंक गारंटी। बैंक गारंटी उसको मेंशन करनी पड़ेगी, कम से कम 15% की आपको बैंक गारंटी होनी चाहिए। इससे लेसर भी हो सकता है अगर असिस्टेंट कमिश्नर अलाउ करता है आपको। नेक्स्ट स्टेप 4 में आपको स्टैम्प पेपर फॉर बॉन्ड कैन बी वैल्यू 500। स्टैम्प पेपर जो भी आप लगाएंगे वो 500 का होना चाहिए या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, या फिर जो प्रिस्क्राइब करेगा असिस्टेंट कमिश्नर वो होना चाहिए। स्टैम्प पेपर आपको परचेज करना है आपके पर्टिकुलर स्टेट से जहाँ पे आपका जुरिडिक्शन है, वेयर द कंसर्न रेंज ऑफिस इज लोकेटेड। इट शुड बी परचेज इन द नेम ऑफ एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर के नाम पे ये होना चाहिए और एड्रेस भी उसी का होना चाहिए। नेक्स्ट, बॉन्ड लैंग्वेज डज नॉट फिट वेल ऑन सिंगल पेज। अगर आपका जो भी बॉन्ड लैंग्वेज है वो अगर एक पेज में नहीं आ रहा है तो आपको सेकंड पेज यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन सेकंड पेज जो है आपका ब्लैंक पेज होना चाहिए ताकि आप प्रिंट कर सकें एक्स्ट्रा कंटेंट, ठीक है। एक्सपोर्टर को साइन करना पड़ेगा खुद से फर्स्ट पेज में और सेकंड पेज में भी उसको साइन करना पड़ेगा। सेकंड पेज में उसको 2 विटनेसेस के भी साइन लेने पड़ेंगे और फिर उसके बाद उस बॉन्ड को उसको अटेस्ट करना पड़ेगा नोटरी से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्सपोर्टर को सबमिट करना पड़ेगा सेल्फ साइन कॉपी और उसके साथ अपना आईडी प्रूफ भी देना पड़ेगा, जैसे कि आधार कार्ड, ठीक है। उसके साथ साथ उसको जिसने उसको विटनेस बनाया, 2 विटनेस थे, उन विटनेस के भी आपको सबमिट करने पड़ेंगे आईडी प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड, ठीक है। और उसमें भी उसको सेल्फ साइन होना चाहिए, विच हैज़ टू बी सेल्फ साइन बाय हिम, वो भी उसके थ्रू सेल्फ साइन होना चाहिए। आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। इसके आगे हमारे पास कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बचते हैं रिलेटेड टू एक्सपोर्ट प्रोसीजर, जो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। सो दैट्स इट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।